जय हिंद दोस्तों। द अनसिंकेबल, ये वर्ड से सुनते ही हमारे मन में सीधा जो चीज़ स्ट्राइक करती है वो है RMS टाइटैनिक। टाइटैनिक जिसे द अनसिंकेबल शिप कहा जाता था, यानी कि ये कभी डूब नहीं सकता। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि ये द अनसिंकेबल शिप अपनी मेडन वॉयज, अपनी पहली जर्नी के केवल 4 दिन बाद ही हजारों लोगों को अपने साथ लेकर समुद्र की गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए समा गया था। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये लग्जरियस अनसिंकेबल कहे जाने वाला शिप डूब गया? ऐसा क्या हुआ उस रात की RMS टाइटैनिक हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से दूर हो गया, दुनिया को उसने हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया? चलिए चलते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं टाइटैनिक के बारे में डिटेल में। दोस्तों, टाइटैनिक के प्रोजेक्ट की शुरुआत 31 मार्च 1909 को हुई थी और 2 अप्रैल 1912 को ये शिप बनकर तैयार हुआ था। उस समय में इस शिप को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, जो आज के समय में $400 मिलियन से भी ज़्यादा है। ये शिप अपने समय का सबसे बड़ा शिप था। इस शिप की लंबाई 269.1 मीटर्स थी और इसकी ऊंचाई 53.3 मीटर्स की थी और इसका टोटल वेट 46,300 टन से भी ज़्यादा का था। और आप देख पा रहे हैं कि इस ओशियन लीनर में टोटल 9 डेक्स थे। टाइटैनिक को पावर देने के लिए इसमें 3 इंजन्स लगे थे, 2 रेसिप्रोकेटिंग 4 सिलेंडर ट्रिपल एक्सपेंशन स्टीम इंजन्स एंड 1 सेंट्रली प्लेस्ड लो प्रेशर पार्सन्स टरबाइन। इन सब के लिए एक एक सेपरेट प्रोपेलर था। टाइटैनिक के जो दोनों रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स थे वो 22 एयर किलोवाट्स तक की एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते थे। टाइटैनिक की जो मैक्सिमम स्पीड थी वो थी 21 नॉट्स, यानी कि 39 किलोमीटर पर आवर, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पर आवर। टाइटैनिक मैक्सिमम इस स्पीड से सेल कर सकता था। इसकी जो एक बार में लोगों को कैरी करने की कैपेसिटी थी वो थी 3,327, जिसमें 2,435 पैसेंजर्स आते थे और 892 क्रू मेंबर्स आते थे। टाइटैनिक में टोटल 16 लाइफ बोट डेविड्स थे, जो एक बार में 48 लाइफ बोट्स को कैरी कर सकते थे। लाइफ बोट डेविड्स वो क्रेन्स होती हैं जो एक शिप में लाइफ बोट्स को कैरी करती हैं, यानी कि ये टाइटैनिक एक बार में 48 लाइफ बोट्स को कैरी कर सकता था। अब आइए जानते हैं उन मेन सेफ्टी फीचर्स के बारे में जिनकी वजह से टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था। पहला इसका जो बड़ा सेफ्टी फीचर था वो ये था कि इसमें एक डबल बॉटम हल था। जो जहाज़ का नीचे वाला हिस्सा होता है वो उसकी मेन बॉडी होती है, उसी को हल कहते हैं। टाइटैनिक के केस में इस हल को 2 लेयर्स में बनाया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था कि मान लो अगर टाइटैनिक को नीचे से कोई इम्पैक्ट भी होता है और पहली लेयर टूट जाती है तो दूसरी लेयर तो बनी रहेगी और टाइटैनिक उस दूसरी लेयर के सहारे तैरता रहेगा, टाइटैनिक डूबेगा नहीं। दूसरा सबसे बड़ा टाइटैनिक का सेफ्टी फीचर था वो ये था कि इसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बनाया गया था और कंपनी का ये कहना था कि अगर इसके कुछ 4 कंपार्टमेंट्स में पानी घुस भी जाता है तभी ये जहाज़ तैरता रहेगा, ये नहीं डूबेगा। अब चलिए उन लग्जरीज के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से टाइटैनिक किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। दोस्तों, टाइटैनिक पर एक फुल जिम्नेशियम था विद ऑल द फैसिलिटीज एंड एक्सरसाइज मशीन्स। इसके अलावा टाइटैनिक पर एक टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, स्ट्रीम बाथ, प्राइवेट मसाज रूम, एक स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, वेरांडा कैफे और यहाँ तक कि एक बार्बर की दुकान तक थी टाइटैनिक पर। इन्हीं लग्जरीज की वजह से टाइटैनिक को अपने समय का सबसे लग्जरियस और प्रेस्टीजियस शिप माना जाता है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ दी RMS टाइटैनिक के मेडन वॉयज पर, यानी कि उसकी पहली और अंतिम यात्रा पर। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपने पहले सफ़र पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। पूरी दुनिया की नज़र इस शिप पर है क्योंकि ये उस ज़माने का सबसे लग्जरियस शिप था और उसके अलावा कंपनी ने इसका प्रमोशन करते वक्त द अनसिंकेबल शिप इसको नाम दिया था। कंपनी का कहना था कि भाई ये शिप तो कभी डूब ही नहीं सकता, हमने इसे इतने अच्छे सेफ्टी फीचर्स से लैस किया है कि ये शिप डूबेगा ही नहीं, जिसकी वजह से लोगों में और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई। लोग देखना चाहते थे कि आखिर कैसा लगता है दुनिया का सबसे सेफ और लग्जरियस जहाज। ये शिप अपने पहले सफ़र के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक जा रहा है। दोपहर के 12 बजे टाइटैनिक का डिपार्चर हो जाता है साउथहैम्पटन से। इस शिप में 2229 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड हैं। इस जहाज़ का पहला स्टॉप है चरबर्ग, फ्रांस। करीब शाम के 6:30 बजे ये टाइटैनिक अपने पहले स्टॉप पर पहुंच जाता है और फिर वहां से 1 घंटा 40 मिनट बाद निकलता है अपने दूसरे स्टॉप के लिए, जो है क्वींसटाउन आइसलैंड। और फिर कुछ समय बाद टाइटैनिक पहुंचता है अपने दूसरे स्टॉप क्वींसटाउन आइसलैंड पर और फिर करीब दोपहर के 1:30 बजे वहाँ से भी रवाना हो जाता है टाइटैनिक और निकल पड़ता है अपनी डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क के लिए।
फिर अगले 2 दिन टाइटैनिक अपने सफ़र पर आगे बढ़ता रहता है और टाइटैनिक के जो पैसेंजर्स होते हैं वो भी अपने सफ़र को एंजॉय करते हैं, समुद्री नज़ारों को एंजॉय करते हैं और टाइटैनिक की लग्जरीज़ को एंजॉय करते हैं। दोस्तों 14 अप्रैल की सुबह एक बहुत ज़रूरी ड्रिल होनी थी, सेफ्टी ड्रिल, जो टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने कैंसिल कर दी। उन्होंने सोचा कि ये शिप अनसिंकेबल है, ऐसी सेफ्टी ड्रिल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये शिप अब धीरे धीरे अटलांटिक ओशन के उस हिस्से में बढ़ने लगता है जहाँ पर बहुत सारे आइसबर्ग्स मौजूद होते हैं। और फिर दोस्तों शाम के करीब 5:50 के आसपास जब टाइटैनिक को बहुत सारी आइस वार्निंग मिलने लगती हैं अलग अलग शिप्स से, तब टाइटैनिक के जो कैप्टन होते हैं वो टाइटैनिक के रूट को हल्का सा चेंज कर देते हैं, लेकिन वो टाइटैनिक की स्पीड को अभी भी कम नहीं करते। और फिर करीब रात में 9:40 पर टाइटैनिक को मैसाबा नाम की एक शिप से आइस वार्निंग मिलने लगती है, जिसमें लिखा होता है हैवी पैक आइस एंड लार्ज नंबर ऑफ आइसबर्ग्स। पर टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर इस मैसेज को क्रू तक पहुंचाने में असफल रहते हैं, जो कैबिन क्रू होता है उस तक पहुंचाने में असफल रहते हैं। और फिर करीब रात के 10:55 पर टाइटैनिक को एक और आइस वार्निंग मिलती है, जिसे उसके वायरलेस ऑपरेटर नज़रअंदाज कर देते हैं, ये सोचकर कि ये शिप अनसिंकेबल है। और फिर दोस्तों करीब रात के 11:39 पर टाइटैनिक के नेक्स्ट क्रू पर बैठे क्रू मेंबर्स को दिखता है एक बड़ा सा आइसबर्ग, जिससे टाइटैनिक टकराने वाला है। वो अपने बाकी के क्रू मेंबर्स को ऑर्डर देते हैं कि टाइटैनिक को लेफ्ट की ओर मोड़ दो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उस ऑर्डर के 37 सेकंड बाद ही टाइटैनिक जाकर उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। और जब टाइटैनिक उस आइसबर्ग से टकराया था तब उसकी स्पीड 38 किलोमीटर पर आवर की थी, जो कि ऑलमोस्ट उसकी मैक्स स्पीड थी। और जब दोस्तों टाइटैनिक उस आइसबर्ग से इतनी स्पीड से टकराया तब उसके 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी जाने लगा। वो 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स टूट गए। मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि ये टाइटैनिक तब तक तैर सकता था जब तक इसके 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी है, लेकिन यहाँ पर 6 में पानी चला गया। और फिर देखते ही देखते टाइटैनिक के पहले कंपार्टमेंट में पानी का लेवल 14 फीट तक पहुँच जाता है। और फिर उसके बाद कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो टाइटैनिक के कैप्टन थे, वो ये ऑर्डर देते हैं कि आसपास मौजूद शिप्स को रेडियो सिग्नल्स भेजे जाएं, फायरवर्क्स के द्वारा हेल्प मांगी जाए। और वो ये भी ऑर्डर देते हैं कि अगले 2 से 3 घंटे में ये शिप डूब जाएगा, इसलिए लाइफ बोट्स को नीचे उतारने की तैयारी की जाए। जैसे सुनकर टाइटैनिक पर मौजूद सारे लोग चौंक जाते हैं। वो कहते हैं ये तो अनसिंकेबल शिप था, फिर ये कैसे डूब जाएगा। और इस अनसिंकेबल के टैग की वजह से बहुत से लोग कैप्टन के ऑर्डर के बाद भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि ये शिप डूब जाएगा, बिकॉज कंपनी ने तो प्रमोशन करते हैं भर भर के लिख रखा था कि ये अनसिंकेबल शिप है, तो ये कैसे डूब जाएगा। दोस्तों करीब रात के 1:45 बजे टाइटैनिक पर से पहली लाइफ बोट पानी में उतारी जाती है। पहली लाइफ बोट अटलांटिक ओशन में उतारी जाती है, जिसमें केवल 27 लोग जाते हैं, जबकि इसकी कैपेसिटी 65 लोगों की थी। बहुत से लोग ये सोचकर इसमें नहीं जाते कि ये शिप अनसिंकेबल है, इससे कुछ नहीं होने वाला। और प्रोटोकॉल के तहत पहले लेडीज़ और बच्चों को वो लाइफ बोट में उतारा जाता है। और फिर करीब 2:05 पर टाइटैनिक से आखिरी लाइफ बोट को अटलांटिक ओशन में उतारा जाता है। इसके बाद भी टाइटैनिक पर करीब 1500 लोग ऑन बोर्ड थे। टाइटैनिक अब टिल्ट हो गया था, टेढ़ा हो गया था और इसके पीछे वाला हिस्सा पानी के बाहर आ गया था। इसके प्रोपेलर्स भी आसानी से दिख रहे थे। और फिर 15 मिनट बाद करीब 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट जाता है और हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा जाता है। करीब 3:30 बजे वहाँ पर कारपेटिया नाम की एक शिप पहुँचती है टाइटैनिक के सर्वाइवर्स को बचाने के लिए, और वो उन्हें लेकर वहाँ से चली जाती है। और 18 अप्रैल 1912 को वो शिप न्यूयॉर्क पहुँचती है 705 टाइटैनिक पैसेंजर्स को लेकर। तो दोस्तों ये थी टाइटैनिक की मेडन वॉयज की पूरी कहानी। अब आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनकी वजह से टाइटैनिक के साथ ये हादसा हो गया। दोस्तों टाइटैनिक के डूबने की पहली और सबसे बड़ी वजह ये थी कि आइस वार्निंग्स को इग्नोर किया गया, उन्हें नज़रअंदाज किया गया। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि कैसे वायरलेस ऑपरेटर ने आइस वार्निंग्स को इग्नोर किया। ये सबसे बड़ी वजह थी जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबा, बिकॉज उन्होंने आइस वार्निंग्स को सीरियसली नहीं लिया, ये सोचकर कि टाइटैनिक अनसिंकेबल है। दोस्तों टाइटैनिक के डूबने में दूसरी बड़ी गलती थी वो ये थी कि टाइटैनिक के जो क्रू मेंबर क्रू नेस्ट पर बैठे थे उन पर बाइनोकुलर्स नहीं थे, यानी कि उन पर दूरबीन नहीं थी। वो अपनी नेकेड आई से टाइटैनिक के आगे आने वाले ऑब्जेक्ट्स की निगरानी कर रहे थे, जो कि बिल्कुल सेफ नहीं था, बिकॉज अटलांटिक ओशन में बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से आंखों में आंसू आते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और लंबी दूरी तक देर तक देख पाना मुश्किल होता है। अगर क्रू नेस्ट पर बैठे मेंबर के पास बाइनोकुलर्स होते तो हो सकता है कि वो आइसबर्ग को पहले ही देख लेते, टाइटैनिक आइसबर्ग से ना टकराता और आज मैं टाइटैनिक की सिंकिंग की वीडियो नहीं बना रहा होता। और दोस्तों एक और गलती जो इस डिज़ास्टर में कंट्रीब्यूशन देती है अपना, वो ये है कि टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन पर उनकी कंपनी वाइट स्टार लाइन के जो CEO थे उन्होंने प्रेशर बना रखा था
कि टाइटैनिक को अपनी पहली जर्नी 7 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है, जिससे वो दुनिया को ये दिखा सकें कि टाइटैनिक केवल एक लग्जरियस जहाज़ नहीं है, वो एक सुपरफास्ट जहाज़ भी है, जिससे टाइटैनिक की रेपुटेशन और भी बढ़े। और इस प्रेशर की वजह से टाइटैनिक को कंटिन्यूसली 21 नॉट्स उसकी फुल स्पीड पर ही चलना था। इवन अटलांटिक ओशन में जब आइस वार्निंग मिल रही थी तब भी टाइटैनिक की स्पीड को कम नहीं किया गया था। अगर टाइटैनिक के कैप्टन के ऊपर ये प्रेशर ना होता तो शायद ये हादसा होने से टल सकता था। अगला रीज़न टाइटैनिक के डूबने का है कि टाइटैनिक के जो स्टीयर्समैन थे, जो टाइटैनिक के स्टीयरिंग को हैंडल कर रहे थे, उन्हें बोला गया था कि आप शिप को लेफ्ट टर्न कराओ, लेकिन उन्होंने कमांड को गलत सुन लिया और उन्होंने शिप को राइट टर्न करा दिया, जो टाइटैनिक को और भी ज़्यादा करीब ले गया उस आइसबर्ग के, और टाइटैनिक जाकर उस आइसबर्ग से टकरा गया। दोस्तों अगला जो रीज़न है वो ये है कि टाइटैनिक जब आइसबर्ग से टकराया तब बहुत से लोगों ने अपनी पॉट होल्स खोल लिए। जी हाँ, उनके जो कमरे की खिड़की होती हैं वो बहुत से लोगों ने खोल ली, और जब वो ऊपर लाइफ बोट्स में बैठने गए तब वो उन्हें खुला ही छोड़ गए, जिसकी वजह से टाइटैनिक में पानी और भी ज़्यादा स्पीड से भरने लगा। अगर शायद वो लोग उन्हें बंद करके जाते तो टाइटैनिक धीरे धीरे डूबता और भी ज़्यादा लोगों की जान उस रात को बचाई जा सकती थी। तो दोस्तों ये थे टाइटैनिक के डूबने के कुछ मेन रीजंस। अब यूँ तो बहुत सारे रीजंस हैं जो टाइटैनिक के डूबने में कंट्रीब्यूट करते हैं, पर ये कुछ मेन रीज़न बताए जाते हैं जिनकी वजह से टाइटैनिक के साथ ये हादसा हुआ। तो दोस्तों ये थी टाइटैनिक की पूरी कहानी, उसके थोड़े टेक्निकल डिटेल्स, उसकी मेडन वॉयेज और रीजन जिनकी वजह से टाइटैनिक के साथ ये हादसा हुआ, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताए। So that's all for today's video. Thanks for watching. If you got some knowledgeable information from this video, then don't forget to like, share this video and subscribe our channel for more informational videos. Thank you.